नमस्कार, हेलो, गुड इवनिंग वंस अगेन फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज फन फैक्ट्स। और एक बार आप सभी से आज मिलके खुशी लग रहा है। नवरात्रि की शुरुआत बोलिए या पूजा का शुरुआत बोलिए, ऑलरेडी हो चुका है। और इस बार एक ऑनेस्ट चीज़ दिल से कह रहा हूँ कि इस बार कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ से पूजा शुरुआत हुआ, और 2 दिन ऑलरेडी हो भी गया, आज सप्तमी है और पता भी नहीं चल रहा कि पूजा चल रहा है बोल के। क्योंकि एक ग्लोबल सिचुएशन ऐसा है हमारे देश में भी बोलिए, चलो हम तो अपने देश के बारे में बोल सकते हैं। ये सिचुएशन ही ऐसा है कि खुशी के दिन है, फेस्टिवल्स के समय है, तो लोग खुशियों में जब झूम उठते हैं और उसमें बह जाता है। बट इस साल कुछ अलग कुछ हुआ जिसका कारण से सभी खुशियाँ थोड़ा फीका हो गया हर जगह में। और मेडिकल साइंस एक ऐसा ग्राउंड है जो इसके साथ कनेक्टेड है। कोविड, इस पैंडेमिक, इस महामारी, लोगों का लग रहा है कहीं पे मन से जो खुशियाँ ना वो कहीं छीन लिया है। उसका रिफ्लेक्शन सोसाइटी में है, लोगों के बातों में है। जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ या निकल भी रहा हूँ बाहर में, आज भी मैं सुबह कहीं गया था, तो मैं जब वापस आ रहा हूँ, दूसरा समय जो होता है ना कि पूजा के समय जब आप बाहर जाते हो तो आपको पता चलता है कि एक उत्सव है, कोई फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन है, वो उसका खुशियाँ जो हवाओं में पता चलता है। बट आज मैं जब आ भी रहा था तो वो मेरे को फीका फीका लग रहा था कि पता ही नहीं चल रहा कि कुछ पूजा चल रहा है या ऐसे। एनीवे, तो और आज का कुछ कहानी या जो ट्रू स्टोरीज मैं आपसे शेयर करूँगा, ये भी कुछ मेडिकल साइंस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आज के दिन यानी आज मेरे ख्याल से 23 तारीख हो गया, 23 अक्टूबर। देखते देखते दिन चला जा रहा है। चलिए सुनाते हैं आज के एक सच्चे कहानी या स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ कि 1814 या 1815 में आज के दिन पहले बार मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसके अंदर एक ऐसा चैप्टर है मेडिकल साइंस में जिसको बोला जाता है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी इज़ बेसिकली, अगर मेडिकल साइंस लैंग्वेज में बताया जाए तो इट इज़ इसका 2 विभाजन होता है। एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और एक होता है कॉस्मेटिक सर्जरी। तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट कि इट इज़ अबाउट रेस्टोरेशन या रिकंस्ट्रक्शन और ऑल्टरेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो जगह ह्यूमन बॉडी कहीं पे डैमेज हुआ है, वो ओरिजिनल जो बनावट है चेहरा का वो कहीं बिगड़ गया है, उसको फिर से प्रॉपर जगह शेप में लाने के लिए मेन जो आम बात में हम समझते हैं, नॉर्मल लेमैन वर्ड्स में कह सकता हूँ। तो इसका बट 2 पार्ट है, मैं आपको शेयर किया कि एक कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया और एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। बट एक चीज़ बताऊँ कि इस प्लास्टिक सर्जरी का भी एक बहुत पुराना इतिहास है जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है। अगर कहा जाए कि हमारे देश का ही एक ऐसा चिकित्सक जिनका नाम सुश्रुता को माना जाता है कि ये जनक है, ये प्लास्टिक सर्जरी के, ही इज़ अ फादर ऑफ कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी। और उनका एक बहुत बड़ा सा स्टैचू आज भी हरिद्वार में है। उस समय अगर कहा जाए, अगर आप पढ़ते हैं पुराने इतिहास को, आप देखेंगे कि उस समय जो ब्रिटिश राज था हमारे देश में, उस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स या सर्जन्स, खासकर जो लंदन के बड़े बड़े सर्जन्स थे, वो लोग भी कभी इंडिया में आके 15-15 साल 20-20 साल रह के ये सीखने के लिए आते थे या जानने के लिए आते थे कि वो प्लास्टिक सर्जरी को कैसे डेवलप किया जाए या इसको कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको लिया जाए, इसको कैसे कैरी करके लिया जाए और वहाँ पे इसको मेडिकल साइंस में अपनाया जाए। सो उनमें से एक ऐसा सर्जन थे जो लंदन से थे, एंड ही वॉज बेसिकली अ ब्रिटिश सर्जन, जिनका नाम था, मैं आपको बताता हूँ कि उनका नाम था, मैंने एक जगह जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू, जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू भी ऐसे एक सर्जन थे जो 20 साल करीब हमारे देश में इसी कारण से रहे, अपने पढ़ाई किए, जाने इसके बारे में प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर। देन ही ट्राई टू कैरी दिस टू वेस्टर्न कंट्रीज, टू देयर ओन कंट्री। और आज के दिन जोसेफ अपने लाइफ का पहला प्लास्टिक सर्जरी वेस्टर्न वर्ल्ड में करते हैं
एक ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर, एक मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर, जिनका नाक, नोज वॉज डैमेज्ड, वो एक्चुअली डैमेज हो गया था। मैं उसका भी आपको बता रहा हूँ कि उसका राज क्या था। बेसिकली द रीज़न वॉज दैट ही डिड द प्लास्टिक सर्जरी वॉज कि उनका वो एक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ था और उसमें उनका जो नाक का मेजर जो ऊपर पार्ट है वो डैमेज हो गया था, वो शेप बिगड़ गया था, वो ये खराब हो गया था। तो जोसेफ ने आज के दिन पहले बार वेस्टर्न वर्ल्ड में इस प्लास्टिक सर्जरी को किया। एंड बिकॉज मैं कह रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट्स दोज विच वर डिस्क्राइब्ड बाय सुश्रुता इन इंडिया, दे वर फर्दर मॉडिफाइड इन द वेस्टर्न मेडिकल साइंस या मेडिकल वर्ल्ड, जो भी आप बोलिए। तो ये आज के दिन ही था जब ये पहले बार प्लास्टिक सर्जरी दुनिया में हुआ था। चलिए घटनाओं लेके आगे बढ़ते हैं। ये तो था 1814-15 का, ठीक 100 साल बाद यानी 1915। दरअसल ये 1915 का घटना बताने के पहले मैं उसके कुछ फोरग्राउंड आपको बताता हूँ। हर देश की, हर डेमोक्रेटिक कंट्री की एक अधिकार रहता है जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोला जाता है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि कोई भी लोकतांत्रिक देश या गणतांत्रिक देश का हर नागरिक का एक अधिकार होता है, जो मतदान करने का। ये हर डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश का एक नैतिक अधिकार होता है उनके देशवासियों का। और इसके ऊपर मैं आज के दिन, ये तो खुशी की बात है कि दुनिया के मेजरली एंड मोस्टली almost all the countries had got this power of, all the democratic countries has got this power of universal adult franchisee. But इसके पीछे बहुत इतिहास है, जुड़े हुए हैं, और बहुत बड़ा स्ट्रगल मूवमेंट भी है। इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम इसमें मूवमेंट्स हुआ है। खासकर कहाँ मैं आपको बताऊँ, एक समय था कि जब महिलाओं को सोसाइटी का एक पार्ट माना नहीं जाता था। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, आज के दिन में जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी कौन सा, अगर मैं बताऊं कि पूरा दुनिया तो है ही, बट उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द सेंस आज के दिन मान लीजिए अमेरिका, रशिया या न्यूजीलैंड, ऐसे जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कोई भी कंट्रीज़ में मताधिकार जो है ना, ये महिलाओं के लिए नहीं था, एक समय था। और ज़्यादातर अगर देखा जाए कि ये स्टडीज़ बोलता है कि वर्ल्ड वॉर पहला विश्व युद्ध ख़त्म होने का पहले कोई भी कंट्री में, हालांकि बहुत फ्रीडम बहुत मूवमेंट हुआ है, एजिटेशंस हुआ है, बट कोई भी कंट्री में, कोई भी देश में ये मताधिकार महिलाओं को दिया नहीं गया। महिलाओं को एक अलग नज़रिया में शायद उस समय का सोसाइटी में माना जाता था कि महिलाएं केवल है अपने परिवार को देखने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए और घर को रखवाली करने के लिए। सोसाइटी में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना तो वो माना जाता है। ये एक सोच था उस समय का कंजर्वेटिव। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के एंड के तौर, towards the end of the French Revolution, there was a mark where the ladies or the women of the society, they stood up for this agitation that there should be an voting rights for the women parallelly to the men's of the society, of the men of the society. But उस समय भी इसको लेके काफ़ी agitations हुआ, but कुछ खास बना नहीं। मैं आपको बताऊं कि आज के दिन में क्यों ये मुद्दा को उठाया कि आज के दिन 23 अक्टूबर 1915 में अमेरिका में करीब 25,000 महिलाएं सड़कों पे आ गए। एक रास्ता है फिफ्थ एवेन्यू के रास्ते पर, उस सड़क पर करीब 25,000 महिलाएं, विच वॉज लीडेड बाई 2 प्रोमिनेंट वुमेन, Dr. Anna Shaw and Carrie Chapman Cath,
ये दोनों ने लीड किया, और ये दोनों ही एक लीग ऑफ वुमेन वोटर्स थे. देयर वाज अ लीग विच वाज फॉर द वुमेन वोटर्स. इनका यही कहना था. वो सारे सड़कों में आज के दिन निकल गए. एक बहुत पीसफुल एजिटेशन में वो लोग एक रैली किया, मार्च किया. 25,000 महिलाएं अमेरिका के रास्ते पर किस लिए निकल रहा है, चल रहा है. वो लोग कभी 5 मील का एक रैली किया, और उनका एक ही मुद्दा था, एक ही मकसद था कि हमें भी इस मताधिकार मिलना चाहिए पुरुषों के साथ, इन द सेम पैरेलल लाइंस. एंड द कोड दैट वाज रिटन on their signage, it was written prominently, clearly, you trust us with the children, now trust us with the vote. आप अपने बच्चों के लिए हम पे भरोसा करते हैं, क्योंकि महिलाएं जैसे बच्चों को कोई संभाल नहीं सकता. तो अगर आप बच्चों के लिए हमें भरोसा करते हैं, घर के बच्चे के लिए, तो अब देश के वोटिंग के लिए, मताधिकार के लिए भी अब समय आया है जब आप हमारे ऊपर भरोसा करिए. हमें भी वो सेम राइट मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिलता है. इसी के लिए आज से करीब 1915 यानी 105 साल पहले अमेरिका के रास्ता में 25,000 महिलाएं आज एक 5 मील रैली बनाए. मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कहीं पे रिकॉर्ड हुआ है कि कोई ये भी लिखे कि 25,000 नहीं बल्कि करीब 40,000 महिलाएं इसमें थे. Can you imagine 25,000 or 40,000 women on the roads of America who are fighting or showing their agitation for the universal adult franchise or their voting rights. So, but मैं आपको बताऊं कि इस वोटिंग के तहत, इस रैली के तहत कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. एजिटेशन हुआ, बहुत ज़ोर हुआ, और इतना बड़ा हुआ कि आज के दिन में ये रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री में एक प्रोमिनेंट चीज़ है. बट दिस नॉर्मल ये एजिटेशन को ज़्यादा फर्क नहीं लगा, क्योंकि करीब आफ्टर पासिंग ऑफ 19th अमेंडमेंट इन 1919 ओनली अमेरिका में महिलाओं के मतदान या मत प्रयोग करने का अधिकार आया. एक चीज़ बताऊं कि अगर मैं आपको पूछूं कि आपको पता है कि विश्व का कौन सा देश था कि जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वो जगह दिया मताधिकार करने का. एक सेकंड के लिए मैं आप सोचा था कि आपको प्रश्न करूं, चलिए उत्तर मैं दे देता हूं. दुनिया का सबसे पहला कंट्री जिन्होंने मताधिकार के लिए महिलाओं को स्वीकार किए वो है न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव द वोटिंग राइट्स इक्वली टू द वुमेन. उनको भी वो, और उसका भी पीछे हिस्ट्री है, उसमें भी काफ़ी एजिटेशन हुआ है, उसमें काफ़ी मूवमेंट हुआ है, रैलीज हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद आया वो चीज़. और उसके बाद करीब बिकॉज यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन एंड इस जो कॉलोनियल स्टेट्स था, इस सारे जगह में उस समय में प्रोटेस्ट चल रहा था इक्वली. और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तब तक ख़त्म, पहला विश्व युद्ध ख़त्म नहीं हुआ. विश्व युद्ध ख़त्म 1918 में, 1919 में अमेरिका में ये एक्सेप्टेंस हुआ. उसके पहले 19 सितंबर 1853 में न्यूजीलैंड में पहली बार वोटिंग राइट्स दिया गया महिलाओं को. इसके बाद 1907 में फिनलैंड उस समय वॉज ए पार्ट ऑफ रशिया, वॉज पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. फिनलैंड में 1907 में वोटिंग राइट्स दिया गया. एंड ऐसे करते करते धीरे धीरे सारे पृथ्वी में एक एक करके वोटिंग राइट्स ग्रेजुअली एक्सेप्ट करने लगे. ये दुनिया की महिलाओं का भी एक दर्जा है, उनको वो वोटिंग राइट्स देना चाहिए. एनीवे, अ ग्रेट एफर्ट गिवन बाय ऑल दिस वुमेन, द वुमेन पावर जो हम बोलते हैं, गर्ल पावर, वुमेन पावर. और आज भी ये दुर्गा की पूजा हो रहा है, और ना दुर्गा मतलब बोला जाता है कि नारी शक्ति. तो ये नारी शक्ति एक मान, हर जगह आपके घर से ही नारी शक्ति का उद्भव होता है और दुनिया में वो फैल जाता है. तो कहीं इसको भी डोमिनेट करना नहीं चाहिए. डेफिनेटली दे शुड बी गिवन द इक्वल रेस्पेक्ट. एंड चलिए, ये था आज की 2 सिंपल या बट आउटस्टैंडिंग घटनाएं जो मैं आपसे शेयर की आज के अमेजिंग फन फैक्ट्स में, स्टोरीज में. कल फिर से मुलाकात होगा, बट कल शनिवार है, कल सैटरडे स्टोरी लेके मैं हाजिर हूँगा रात को 10 बजे. पूजा चल रहा है और आप सभी अच्छे रहिए, खुश रहिए. मेरे दिल से
टीम की तरफ से, टीम फन टाइम की तरफ से आप सभी के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं। अपने परिवार के लिए खुशी रहिए, खुश रहिए। बट मैं फिर से बता रहा हूँ कि पैंडेमिक के दौरान खुशियाँ अपने घर पे बांटिए, बट बाहर ज़्यादा मत निकलिए क्योंकि वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो डोंट डू दिस थिंग्स, अननेसेसरी थिंग्स। और जहाँ तक बर्थडे का बात है, आज एक बर्थडे ऐसे में किसका बता रहा हूँ, प्रभास का आज बर्थडे है। प्रभास इज़ एक्टर। आपको पता है कि प्रभास का पिछले साल भी एक बहुत हिट मूवी आया था, और मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ खासकर अभी, जो कि बहुत हिट हुआ था। प्रभास इज़ बेसिकली फ्रॉम चेन्नई। 1979 में आज के दिन प्रभास का बर्थडे हुआ था। सो देयर आर लॉट ऑफ फैंस ऑफ प्रभास ऑल्सो। मैं खासकर मूवी का नाम ऑनेस्टली अभी भूल जा रहा हूँ, बट प्रभास का नाम ही काफ़ी है। क्योंकि मैं उतना बड़ा मूवी बफ हूँ नहीं, और मैं बहुत चुनिंदा मूवीज़ देखता हूँ। एनीवे, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोशिश करूँगा। आप लिख के मेरे को भेजिएगा कौन सा मूवी वो था जो प्रभास का। मैं फिर भी एक बार याद करने का कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले साल प्रभास का एक मूवी आया था। आज एक्चुअली और एक फिल्म स्टार की भी बर्थडे है, जिसका बयान मैं करना चाहूँ। शी इज़ ऑल्सो अगेन फ्रॉम बॉलीवुड, मलाइका अरोरा। इनका भी आज बर्थडे है। तो चलो, बेस्ट विशेस फॉर प्रभास एंड बेस्ट विशेस फॉर मलाइका अरोरा। प्रभास का मूवी याद आया मेरे को, साहो एक मूवी आया था, साहो। तो उसके पहले भी एक एपिक मूवी आया था, उसमें प्रभास थे। उसके जस्ट पहले बाहुबली याद आ गया। अभी देखिए, एक बार दिमाग में आया तो याद है, बाहुबली आया था। तो थैंक यू सो मच। चलिए, बाहुबली और प्रभास इसको लेके दिमाग में रखिए। अच्छा रहिए, खुश रहिए। कल फिर से मुलाकात होगा सैटरडे स्टोरी के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, कल मुलाकात। धन्यवाद।